हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य सुविधाओं का मूल्यांकन। देखिए, हम अनुलाभ कर रहे हैं जिन्हें हम सुविधा या पर्क्स या परक्विजिट्स कई नामों से हम जानते हैं, अर्थात नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को सेवा के दौरान दी जाने वाली वस्तु एवं सुविधा जिसे हम अनुलाभ कहते हैं। तो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य सुविधाओं का मूल्यांकन। सबसे पहले इस क्रम में हम लेते हैं कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा। इसको हम फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। देखिए, यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है तो वो दो तरह से ये सुविधा प्रदान कर सकता है। यदि कर्मचारी का बच्चा नियोक्ता द्वारा संचालित या प्रबंधित शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहा है या अन्य किसी शिक्षण संस्थान में वो पढ़ रहा है। यदि वो नियोक्ता की ही शिक्षण संस्था में शिक्षा की सुविधा दी गई है तो ऐसी स्थिति में सुविधा का मूल्य हम किस तरीके से निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के लिए इस सुविधा का मूल्य ऐसे ही क्षेत्र में ऐसी ही शिक्षा संस्थाओं की लागत के बराबर राशि होगी। मान लीजिए कर्मचारी द्वारा इस संबंध में कोई राशि नियोक्ता को भुगतान कर दी गई है तो ज्ञात की गई सुविधा में से हम इस भुगतान की गई राशि को घटा देंगे तो ये सुविधा रियायती सुविधा के नाम से जानी जाती है। तो यदि नियोक्ता द्वारा इस तरीके से अपनी ही शिक्षण संस्था में या अपने द्वारा प्रतिबंधित शिक्षण संस्था में कर्मचारी के बच्चों को शिक्षण की सुविधा दी जाती है तो उसी स्तर के जो शिक्षण संस्थान में पढ़ाने पर जो लागत आती वही सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। परंतु यदि इस अनुलाभ का मूल्य प्रति बच्चा प्रति माह 1000 रुपये से अधिक नहीं हो तो ही कर्मचारी के लिए इस सुविधा का मूल्य शून्य होगा। अर्थात 1000 रुपये से अधिक होगा तो अनुलाभ की संपूर्ण राशि ही सुविधा का मूल्य होगी। अनुलाभ के मूल्य में से हम 1000 रुपये प्रति माह की कटौती भी स्वीकृत नहीं करेंगे। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि अगर अनुलाभ का मूल्य 1000 रुपये प्रति बच्चा से ज़्यादा है, मान लीजिए तो हम उसी स्तर की दूसरी शिक्षण संस्था में भी पढ़ाते हैं और अनुलाभ का मूल्य यानी कि जो खर्चा आ रहा है वो 1000 रुपये से अधिक का है तो संपूर्ण अनुलाभ कर योग्य होगा। सिर्फ 1000 रुपये तक होगा तो ही सुविधा का मूल्य शून्य होगा। अगर मान लीजिए अन्य शिक्षण संस्थान में शिक्षा की सुविधा है तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो राशि नियोक्ता द्वारा इस क्रम में चुकाई जाती है कर्मचारी के बच्चे की शिक्षण पर वही राशि वह नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि जो है उसके वो ही सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ हम क्लियर कर लें कि यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी के बच्चों को किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति प्रदान करता है तो वो सभी के लिए पूर्णतया करमुक्त होगी। अब देखिए, एक चीज़ हम आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, इस बात को आप याद करके रहते हैं कि 1000 रुपये तक करमुक्त होती है। 1000 रुपये तक करमुक्त तभी होगी जबकि वो सिर्फ 1000 रुपये तक ही है। अगर 1000 रुपये से ज़्यादा है तो संपूर्ण अनुलाभ का मूल्य कर योग्य हो जाता है। अगली सुविधा हम लेते हैं गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और वाटर। देखिए, नियोक्ता द्वारा अपने किसी कर्मचारी को उसके घरेलू उपयोग के लिए यदि गैस, बिजली अथवा पानी की सुविधा दी गई है तो इस संबंध में जो सुविधा का मूल्य होगा वो पूर्ति करने वाली संस्था को दी गई राशि के बराबर होगा। तब जबकि ये सुविधाएं नियोक्ता ने बाहर से खरीद कर दी है। यदि नियोक्ता ये सुविधाएं बाहर से खरीद कर नहीं देता, उसके अपने ही संसाधनों से देता है तो इस सुविधा का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो निर्माता को प्रति इकाई उत्पादन लागत आती है वही सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। हमेशा हर अनुलाभ में आप एक चीज़ ध्यान रखें, यदि किसी भी सुविधा जो कर योग्य सुविधा है उसमें यदि नियोक्ता द्वारा कोई राशि वसूल कर ली जाती है तो उस वसूल की गई राशि को हम सुविधा के मूल्य में से कम करके शेष राशि को ही कर योग्य विवरण में शामिल करेंगे। तो वापस आप इसे PDF में भी देखिएगा, यदि नियोक्ता अपने संसाधनों से अगर ये सुविधा प्रदान की करता है स्वयं के साधनों से तो हम क्या करेंगे,
पूर्ति करने वाली जो इस सुविधा का मूल्य वो राशि हो जाएगी जो पूर्ति करने वाली संस्था के द्वारा दी गई है, और यदि किराए पर लेकर के दी गई है तो चुकाई गई राशि सुविधा का मूल्य होगी। इसी तरीके से घरेलू नौकरों मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं या स्वीपर हैं, गार्डनर हैं, वॉचमैन हैं, यदि इस तरह की कोई सुविधा घरेलू नौकरों की प्रदान की गई है तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या करेंगे कि यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को फर्राश, माली, चौकीदार अथवा निजी सहायक की सुविधा से कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को कोई सुविधा या लाभ नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया है तो इसकी वास्तविक लागत जो होगी वो इनको चुकाई गई राशि होगी। यानी कि इन सर्वेंट्स को जो भी राशि चुकाई गई है नियोक्ता द्वारा वही सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। वास्तविक लागत से आशय हम यहाँ लेते हैं कि नियोक्ता अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन सेवाओं के लिए दी गई अथवा कुल देय वेतन की राशि से होगा। परंतु यदि कर्मचारी इन सेवाओं के बदले कोई राशि कर्मचारी से नियोक्ता वसूल कर लेता है तो वसूल की गई राशि को हम सुविधा के मूल्य से कम करेंगे, शेष बची हुई राशि ही सुविधा का मूल्य कहलाएगी। यह एक बात आप ध्यान रखेंगे कि यदि इसी के साथ नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को मुफ्त आवास सुविधा भी प्रदान की है और आवास यानी कि मकान का मालिक नियोक्ता ही है तो ऐसे में माली की जो सुविधा है उसके वेतन को हम अनुलाभ नहीं मानेंगे। ठीक है, तो माली यदि नियोक्ता द्वारा मकान जो सुविधा दी गई है यदि उस मकान का स्वामी नियोक्ता ही है तो माली की सुविधा का मूल्य 0 माना जाएगा। अगली सुविधा हमारी आती है मोटर कार की सुविधा। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जिसे कहना चाहिए ये थोड़ा सा हमारा एक ऐसा अनुलाभ है जिसके लिए हम ये देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरीके से इस सुविधा का मूल्य हम निकालेंगे। देखिए यदि नियोक्ता ने अपने विशिष्ट कर्मचारी को कार की सुविधा किसी को भी प्रदान की हो लेकिन ये करयोग्य सिर्फ किसके लिए होगी, विशिष्ट कर्मचारी की दशा में होगी। तो मोटर कार की सुविधा यदि प्रदान की गई है तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। यदि कार नियोक्ता की है अथवा नियोक्ता ने इसे किराए पर लिया है, यदि कार कर्मचारी की है वह खर्चे नियोक्ता वहन करता है, और तीसरा एक से अधिक कारें निजी एवं कार्यालय उपयोग हेतु प्रदान की जाए। हम एक एक करके इसको समझते हैं। यदि कार नियोक्ता की है अथवा उसने किराए पर लेकर दी है, यदि कार ऐसी स्थिति में पूर्णतः व्यापार अथवा पेशे के लिए काम आती है तो सुविधा का मूल्य 0 होगा। यदि कार पूर्णतः कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य के काम आती है तथा कार को चलाने व रखरखाव के खर्चे का भार भी नियोक्ता के ऊपर ही है तो सुविधा का मूल्य हम निम्न राशियों के बराबर निकालेंगे। पहला, गत वर्ष में कार को रखने व चलाने पर नियोक्ता द्वारा किया गया वास्तविक व्यय, नियोक्ता द्वारा चालक को दिया गया पारिश्रमिक यदि चालक रखा है और नियोक्ता द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है, कार की घिसावट यानी कि डेप्रीशिएशन इसकी मूल लागत के 10% के बराबर प्रतिवर्ष होगा। यदि कार के उपयोग के बदले में नियोक्ता ने कोई राशि कर्मचारी से वसूल कर ली है तो वो ज्ञात की गई जिस तरीके से हम उपरोक्त ये सुविधा ध्यान रख रहे हैं निकाल रहे हैं उसमें से इसे कम कर दिया जाएगा तथा शेष राशि सुविधा का मूल्य होगी। अब मान लो इस स्थिति में नियोक्ता की स्वयं की कार नहीं है और उसने किराए पर ली है तो हम डेप्रीशिएशन को छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा हमारा आता है इसमें कि यदि कार का उपयोग आंशिक रूप से व्यापार अथवा पेशे के लिए किया जाता है तथा आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया जाता है, ऐसी स्थिति में फिर हमारे पास जो स्थिति आती है वो पहली आती है यदि मोटर कार को रखने व चलाने के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है, यदि मोटर कार को रखने व चलाने के निजी उपयोग संबंधी खर्चे कर्मचारी स्वयं वहन करता है। देखिए इसमें क्या है, कार के इंजन की क्षमता के आधार पर हम सुविधा का मूल्यांकन करते हैं। मैं इसके लिए टेबल में आपको सेंड करूंगी स्टूडेंट्स, आप उस टेबल को देखिएगा, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। यदि मोटर कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक नहीं है तो अनुलाभ का मूल्य 1800 रुपये प्रति माह होगा, और यदि कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो अनुलाभ का मूल्य 2400 रुपये प्रति माह होगा। कब? जबकि समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। यहाँ पर चालक के यानी कि कार के ड्राइवर के लिए 900 रुपये प्रति माह अलग से हम देंगे। तो अगर 1.6 लीटर से अधिक की गाड़ी नहीं है तो 1800 प्लस 900, और 1.6 लीटर से अधिक है तो 2400 प्लस 900। नॉर्मली ये माना जाता है कि यदि कार की सुविधा दी गई है तो ड्राइवर की सुविधा भी नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई है, यदि प्रश्न में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है तो। इसके बाद यदि मोटर कार को रखने व चलाने के निजी उपयोग से संबंधित खर्चे कर्मचारी स्वयं वहन करता है,
तो इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक नहीं है तो अनुलाभ का मूल्य 600 रुपये प्रति माह होगा। और यदि इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो अनुलाभ का मूल्य 900 रुपये प्रति माह की दर से होगा। इस तरह यहाँ पे भी वही है, ड्राइवर का यानी कि चालक का 900 रुपये प्रति माह अलग से इसके लिए दिया जाएगा। इसी तरीके से यदि करदाता एक से अधिक कार आंशिक रूप से कर्मचारी के निजी उपयोग में आती है तो नियोक्ता के मान लो नियोक्ता के पास एक से अधिक गाड़ियाँ हैं, नियोक्ता ने किराए पर ले रखी है तथा कर्मचारी और उसका परिवार उनमें से किसी भी कार को कार्यालय के लिए अथवा निजी कार्य के लिए उपयोग में ले रहा है, तो हम सुविधा का मूल्यांकन कैसे करेंगे। 1.6 लीटर से अधिक क्षमता की कार का यदि वो चुनाव करता है तो 3300 रुपये प्रति माह होगा, और 1.6 लीटर या इससे कम की क्षमता का कार का वो करता है तो 2700 रुपये प्रति माह होगा। देखिए, एक से अधिक कारें हैं तो कार कौन सी यूज़ करता है, ये चुनाव मतलब कार को किस तरीके से कर्मचारी को विकल्प दिया जाएगा, इसके संबंध में नियम कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, एक से अधिक कारों की स्थिति में यदि वो उसका आंशिक या पूर्ण रूप से प्रयोग करता है तो हम क्या करेंगे, 1.6 लीटर से अधिक क्षमता के लिए 3300 रुपये प्रति माह और 1.6 लीटर या इससे कम की क्षमता के लिए 2700 रुपये प्रति माह हम सुविधा का मूल्य मानेंगे। इसी तरीके से देखिए, जो अन्य कार्य हैं उनका मूल्यांकन कर भी यह मानते हुए करते हैं कि कर्मचारी ने इन सभी कारों का प्रयोग पूर्णतः अपने निजी उपयोग में किया है, क्योंकि कर्मचारी कार्यालय जाने के लिए तो सिर्फ एक ही कार का प्रयोग करेगा, तो ये मान लिया जाता है कि बाकी कारों का जो उपयोग है वो निजी कार्य के लिए हुआ है। इसी तरीके से यदि कार कर्मचारी की है तथा उसके समस्त खर्चे नियोक्ता वहन करता है, ऐसी स्थिति में कार यदि केवल कार्यालय के लिए उपयोग आई है तो सुविधा का मूल्य दोनों स्थिति में 1.6 लीटर से अधिक और 1.6 लीटर तक दोनों के लिए शून्य होगा। लेकिन यदि वो आंशिक रूप से कार्यालय और आंशिक रूप से यदि वो निजी कार्य के लिए प्रयोग में आई है तो सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि या 2400 रुपये प्रति माह और चालक की सुविधा के 900 रुपये अलग से होते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए 1.6 लीटर से कम है तो 1800 और 2700 रुपये प्रति माह। इसी तरह अन्य वाहन यदि पूर्णतः कार्यालय के प्रयोग में आते हैं तो शून्य और आंशिक रूप से आते हैं तो नियोक्ता के व्यय प्लस ड्राइवर की सैलरी सुविधा का मूल्य मानी जाती है। तो इस तरीके से देखिए, अगर कर्मचारी हमारा विशिष्ट कर्मचारी है और उसे मोटर कार फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है तो वहाँ हम सुविधा का जो मूल्य ज्ञात करेंगे उसमें हम कई बातों को ध्यान में रखेंगे। कार का स्वामी नियोक्ता है, कार कर्मचारी की है, नियोक्ता यदि स्वामी है तो कार्यालय के लिए उपयोग आ रही है या कार्यालय व निजी दोनों के लिए उपयोग आ रही है, समस्त खर्चे नियोक्ता उठा रहा है या आंशिक खर्चे कर्मचारी भी उठा रहा है या समस्त खर्चे कर्मचारी उठा रहा है। यानी कि बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर हम अलग अलग तरीके से उनको ध्यान में रखते हुए कार की सुविधा का मूल्यांकन करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको अन्य जो अनुलाभ हैं विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में कर योग्य, उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी आप इन्हें देखें और यदि फिर भी कोई परेशानी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप फ़ोन पर या व्हाट्सएप करके। मोटर कार की सुविधा के लिए मैं आपको इसकी एक सेलेक्टिव टेबल बना करके मैं आपको PDF के ज़रिए सेंड करती हूँ, आप उसे समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।